अगर कोई आपको घर से उठाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर छोड़ दे तो आपकी हालत तुरंत बिगड़ जाएगी। कल्पना करें कि आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर चुपचाप बैठे हैं और अचानक खुद को एवरेस्ट की चोटी पर बर्फ में गिरते और डूबते हुए पाते हैं, जहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। यह लगभग नामुमकिन है। वहां ऊपर तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है और पतली हवा तुरंत ही आपको ऊंचाई की बीमारी का शिकार बना सकती है। आपका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। आपकी उंगलियां और पैर की उंगलियां बर्फ की तरह जम सकती हैं और जैसे ही हाइपोक्सिया शुरू होता है, आपका दिमाग धुंधला पड़ जाएगा। कुछ ही मिनटों में आपकी आरामदायक जिंदगी बीती याद बन जाएगी और उसकी जगह पहाड़ की कठोर सच्चाई आ जाएगी, जिसे किसी पर दया नहीं आती। लेकिन एवरेस्ट की चोटी ही नहीं, और भी जगहें आपकी जान ले सकती हैं। कुछ दुखद कहानियां दिखाती हैं कि खतरे पहाड़ के नीचे से ही शुरू हो जाते हैं। आज का एपिसोड घातक हिमस्खलनों, जानलेवा गिरने की घटनाओं और जिंदा रहने की बेताब जद्दोजहद को दिखाता है, क्योंकि हम उन सभी तरीकों को देखते हैं जिनसे एवरेस्ट आपकी जान ले सकता है। दर्शकों को हमेशा सावधानी बरतने की सलाह है। अगर आप मेरी तरह हैं तो बाहर रहना ही मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। भले ही आप मुझे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नहीं पाएंगे, लेकिन कभी कभी सिर्फ प्रकृति में होना मेरे लिए तनाव से निपटने के लिए काफी नहीं होता। जिंदगी मुश्किल है, कभी कभी हमें किसी से बात करनी होती है। एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां हम बिना जजमेंट के अपने विचार, भावनाएं और चिंताएं साझा कर सकें। यहीं पर थेरेपी काम आती है। ये व्यक्तिगत विकास, समस्याओं को सुलझाने और भावनात्मक भलाई के लिए एक शक्तिशाली साधन है। अगर आप कभी तनावग्रस्त, अभिभूत या फंसा हुआ महसूस करते हैं तो थेरेपी आपको चीजों को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है और आपकी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने की तकनीकें सिखा सकती है। यह वीडियो बेटर हेल्प द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, जो थेरेपी को आसान और सुलभ बनाता है। बेटर हेल्प के साथ आप 48 घंटे में लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो, फोन या लाइव चैट सेशन की सुविधा मिलती है और आप कभी भी अपने थेरेपिस्ट को मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी पहले थेरेपिस्ट से नहीं बनती है तो किसी दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाना भी बहुत आसान है। हजारों थेरेपिस्ट और ट्रस्ट पाइलट पर 4.5 स्टार रेटिंग के साथ बेटर हेल्प एक भरोसेमंद सर्विस है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको लगता है कि थेरेपी सेशन से आपको फायदा हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या betterhelp.com/extreme पर जाएं और अपनी पहली महीने की थेरेपी पर 10% की छूट पाएं। एवरेस्ट पर वापस चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की रोमांचक यात्रा काठमांडू से लुकला गांव की हौसला परखने वाली उड़ान से शुरू होती है, जो 9,383 फीट की ऊंचाई पर है। यह बीहड़ छोटा सा गांव एवरेस्ट का प्रवेश द्वार है, जहां हर साल लगभग 40,000 ट्रेकर बेस कैंप तक के रास्ते पर निकलते हैं। ये 12 दिन की यात्रा है, जिसमें साहस और सहनशक्ति चाहिए। पर्वतारोही कठिन पगडंडियों, विरल हवा और ठंडी रातों को पार कर 8वें दिन बेस कैंप पहुंचते हैं और 9वें दिन लौटना शुरू करते हैं। मैंने मार्च 2024 में यह ट्रैक किया था और नहीं जानता था कि हर साल 3-5 लोग इसमें जान गंवाते हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह संख्या 15 तक हो सकती है। हालांकि ये कुल 40,000 लोगों का सिर्फ 0.03% है, लेकिन आंकड़े मायने नहीं रखते, जिंदगियां मायने रखती हैं। ध्यान रहे, हमने अभी एवरेस्ट चढ़ना शुरू नहीं किया, हम अभी पहाड़ के नीचे हैं। 2015 एवरेस्ट बेस कैंप के लिए सबसे घातक सालों में था। 2014 के दुखद सीजन के बाद, जब एक सेरा गिर गया था और 16 पर्वतारोहियों की जान ले ली थी, जिनमें से अधिकांश स्थानीय गाइड थे। सबको लगा था कि 2015 पिछली सीजन की टूटी उम्मीदों को दोबारा जगाने का साल होगा। इसलिए पर्वतारोहण समुदाय के भीतर उत्साह अपने चरम पर था और पर्वतारोही हर जोखिम के बावजूद एवरेस्ट को फिर से जीतने के लिए दृढ़ थे। 25 अप्रैल को बेस कैंप में लगभग 1,000 पर्वतारोही भरे हुए थे। कुछ लोग शिखर तक पहुंचने की अपनी बड़ी कोशिश के लिए ऊंचाई के अनुकूल हो रहे थे, जबकि अन्य सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए वहां थे और फिर वापस लौटने वाले थे। इस भीड़ में 400 पर्वतारोही नेपाल के बाहर से थे, जिनमें 2 ब्रिटिश ट्रेकर एलेक्स श्नाइडर और सैम शपैर्ड भी शामिल थे, जो बाकी सभी की तरह ही उत्साहित थे।
लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि सीजन बड़े रोमांच के फर तैयार था, तभी 7.8 तीव्रता का एक भयानक भूकंप नेपाल और आसपास के देशों में तबाही मचा गया। भूकंप का केंद्र एवरेस्ट से 140 मील दूर था, लेकिन इससे कई हिमस्खलन हुए जो बेस कैंप पर गिर पड़े। एलेक्स, सैम और उनके बाकी साथी अपने टेंट के अंदर थे जब अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनका गाइड पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि बाहर निकलो और अपनी आइस एक्स पकड़ो। वे लड़खड़ाते बाहर निकले, मुश्किल से खड़े हो पाए। सामने का दृश्य डरावना था। जमीन उनके पैरों तले कांप रही थी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक विशाल बर्फ की दीवार उनकी ओर बढ़ती दिखी। घबराहट छा गई और वे बेतहाशा शरण की तलाश में दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, एक तेज हवा का झोंका उन्हें जमीन पर गिरा गया और समूह को बिखेर दिया। वे किसी तरह उठे और टेंट्स के पीछे रेंगते हुए आइस एक्स को बर्फ में गहराई तक गाड़कर खुद को थामे रहे। उस दिन किस्मत उनके साथ थी। दोनों घातक हिमस्खलन से बच गए। हालांकि आसपास के बाकी सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं था। लगभग 22 लोग इस अफरा तफरी का शिकार हो गए, या तो बर्फ के नीचे दब गए या कुचल गए, जबकि 61 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बेस कैंप पर हुई, जो इतना पास था कि बचाव हेलीकॉप्टर समय रहते पहुंचकर कुछ लोगों की जान बचा सका। हालांकि वे सभी को नहीं बचा सके। उस भूकंप ने अपनी आफ्टर शॉक्स के साथ नेपाल, चीन, भारत और बांग्लादेश में कुल 8,962 लोगों की जान ले ली। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये हिमस्खलन और खराब मौसम ही एवरेस्ट बेस कैंप पर न रहने की वजहें हैं, तो आप गलत हैं। वहां की जिंदगी सामान्य नहीं है, चाहे मौसम अच्छा हो। पागल कर देने वाली ऊंचाई तो बस इसका एक हिस्सा है। स्वच्छता अक्सर नजरअंदाज होती है। सालों में माउंट एवरेस्ट को कई अजीब उपनाम मिले हैं और उनमें से सबसे बुरा है दुनिया का सबसे ऊंचा कूड़ाघर। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ पर ही करीब 50 टन कचरा पड़ा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि यह बुरा है, तो एवरेस्ट बेस कैंप हर सीजन में चौंकाने वाले 75 टन कचरा बाहर निकालता है, जिसमें अकेले 21.5 टन मानव अपशिष्ट शामिल है। इतनी तेज ठंड में कचरा प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ता, इसलिए इंसानी ठोस अपशिष्ट बर्फीली जमीन पर बिखरा दिखता है। और ये तो उस 63,400 गैलन पेशाब के अलावा है जो पर्वतारोही बेस कैंप के पास सीधे ग्लेशियरों पर फेंक देते हैं। हालांकि अधिकारियों ने पर्वतारोहियों के लिए कुछ सख्त नियमों के साथ लगाम कसने की कोशिश की है, लेकिन हर साल बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या इस गंदगी को और भी बदतर बना देती है। इन स्वच्छता समस्याओं के साथ ऊंचाई की बीमारी और कम तापमान मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें जीवित रहना बहुत कठिन होता है। पर्वतारोही शिविरों में अनुकूलन के दौरान अक्सर पेट के बैक्टीरियल संक्रमण, मतली और बीमारियों से जूझते हैं। ज्यादातर पर्वतारोहियों की एवरेस्ट यात्रा बेस कैंप पर खत्म हो जाती है। केवल अनुभवी पर्वतारोही ही शिखर तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। हर साल पहाड़ पर आने वाले 40,000 में से करीब 800 ही बेस कैंप से आगे जाकर सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेस कैंप तक पहुंचने की 95% सफलता दर के मुकाबले शिखर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपके पास चोटी तक पहुंचने की केवल लगभग 57% संभावना है और कम से कम 1% पर्वतारोही वापस नहीं लौट पाते। यह सोचकर हैरानी होती है कि हाल के वर्षों में भले ही ज्यादा लोग सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं, लेकिन 1953 में पहली चढ़ाई के बाद से मृत्यु दर अब भी 1% ही बनी हुई है। अगर आप उन साहसी लोगों में हैं जो ऐसा करने का फैसला करते हैं, तो क्या होता है? आपको किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? पहला जानलेवा इलाका जिससे आप गुजरेंगे वो है खुम्बू आइसफॉल। यह इलाका खिसकते हिमप्रपातों, बड़ी दरारों और अस्थिर बर्फ के टुकड़ों के लिए बदनाम है। यह कई हिमस्खलनों जैसा है जो कभी भी हो सकते हैं। 18,000 फीट ऊंचाई पर बेस कैंप के ऊपर इस खतरनाक इलाके में सीढ़ियों व रस्सियों से रास्ता पार करना पड़ता है, पर अनिश्चित सतह और तेज बर्फीले आकारों के कारण सीढ़ियां फिसल सकती हैं, रस्सियां टूट सकती हैं।
इससे जानलेवा गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप एवरेस्ट से गिरते हैं तो आप इसके नतीजे पहले से जानते हैं। यही एक बेहद प्रतिभाशाली रूसी पर्वतारोही अलेक्सी बोलोटोव की किस्मत बन गई थी मई 2013 में। उसकी कहानी अडिग महत्वाकांक्षा, उपलब्धियों और लापरवाह रोमांच की भारी कीमत को दर्शाती है। 20 जनवरी 1963 को जन्मे अलेक्सी बोलोटोव ने सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़े बल्कि पर्वतारोही होने के मायने ही बदल दिए। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत कर किर्गिस्तान में चांतेंगरी और पीक पोबेटी फतह किए, लेकिन जल्द ही सबसे दमदार उच्च ऊंचाई पर्वतारोहियों में गिने जाने लगे। 1997 में अलेक्सी ने मकालू की पश्चिमी दीवार पर एक नया मार्ग स्थापित किया और पर्वतारोहण का सबसे बड़ा सम्मान पियोल डोर पुरस्कार जीता। अगले साल उन्होंने पहली बार एवरेस्ट चढ़ा और 1999 में थलई सागर पर पुरस्कार विजेता चढ़ाई ने उन्हें पर्वतारोहण में किंवदंती बना दिया। रूसी संघ ने उनकी समर्पण भावना के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज और होमलैंड सर्विस मेडल दिया। 2001 में अलेक्सी ने लोटसे मित्तल की पहली चढ़ाई पूरी की, जो उस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिना चढ़ी हुई चोटी थी। 2002 तक वो फिर से एवरेस्ट पर थे, इस बार बिना किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन के। 2004 में जानू की असली उत्तर दीवार पर अग्रणी चढ़ाई के लिए उनकी क्षमताओं को फिर से मान्यता मिली और उन्हें दूसरा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जो एक तकनीकी चुनौती थी। लेकिन अलेक्सी कभी ट्रॉफियां देखने वालों में नहीं थे। K2 अन्नपूर्णा मनासलू जीतने के बाद उन्होंने तीसरी बार एवरेस्ट पर नजरें गड़ा दी। हालांकि ये कोई आम चढ़ाई नहीं थी। अलेक्सी ने डेनिस अरुबाको के साथ खतरनाक दक्षिण पश्चिमी फेस पर नई अनछुई राह बनाने का लक्ष्य रखा था। वे अल्पाइन शैली में चढ़ाई करना चाहते थे, जिसमें पर्वतारोही केवल अपने सामान पर निर्भर रहते हैं और जोखिम अधिक होता है। कोई पूर्व निर्धारित कैंप नहीं, कोई पूरक ऑक्सीजन नहीं और ऊंचाई पर मदद करने वाले पोर्टरों की कोई सहायता नहीं। वे हल्के और तेज चलते हैं, चढ़ाई के लिए सब कुछ पीठ पर रखते हैं। इस शैली में तेज निर्णय लेने और पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहने की मांग होती है और अक्सर इसका मतलब होता है शिखर तक एक ही बार में लगातार चढ़ाई करना। इसे पर्वतारोहण का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि इससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है, लेकिन कम सामान होने से जोखिम ज्यादा होता है। पहाड़ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती, न दोबारा सामान ले सकते हैं, न मदद मिलती है। अलेक्सी इन जोखिमों को जानते थे और उसी अनुसार तैयार थे। उन्होंने हफ्तों तक ऊंचाई के अनुकूल होने और हर एक विवरण की योजना बनाने में बिताया था। जब वो शिखर पर चढ़ाई की कोशिश शुरू करने से सिर्फ एक दिन दूर थे, तो वो दृढ़ संकल्प के साथ एवरेस्ट को देख रहे थे। 15 मई को जब वो घातक खुम्बू आइसफॉल के ठीक ऊपर एक खड़ी ढलान से नीचे उतर रहे थे, तब एक आपदा आ गई। उनकी रस्सी एक तेज चट्टान में फंस गई, तनाव के कारण घिस गई और टूट गई, जिससे वो अचानक लगभग 1000 फुट नीचे गिर गए। कुछ सेकंड में ही उनकी चढ़ाई और जिंदगी खत्म हो गई। वो त्रासदी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राहत दलों को उनका शव ढूंढने में पूरा दिन लगा और वे उसे काठमांडू लाए, जब अलेक्सी उन जोखिमों की आखिरी कीमत पहले ही चुका चुके थे जिनसे वो खुद को दूर नहीं रख पाए। खुम्बू आइसफॉल लगभग 2000 फीट लंबा है, जिसमें कठिन तकनीकी चढ़ाई करनी होती है, जो सीधे वेस्टर्न सुबोडियम हिमनदी घाटी तक पहुंचाती है। ये अवास्तविक, हैरान कर देने वाला दृश्य। ऐसा लगता है जैसे आप कभी न खत्म होने वाली बर्फ से भरे एक विशाल कटोरे के आकार के मैदान में कदम रख रहे हों, जहां एवरेस्ट आपके ऊपर विशालकाय रूप में खड़ा है। यह के दृश्य शानदार है, माहौल शांत है। इसे मौन की घाटी कहना आश्चर्यजनक नहीं है। आप सोचेंगे कि खुम्बू आइसफॉल की कठिन चढ़ाई के बाद यह बर्फीला और स्थिर मैदान आखिरकार बहुत जरूरी राहत देगा। सूखे और बिना हवा के दिन पश्चिमी कूम एवरेस्ट की सबसे कठिन चुनौतियों में से हो सकता है। अपने कटोरे जैसे आकार के कारण यह घाटी सूरज की रोशनी को एक सोलर ओवन की तरफ फंसा लेती है, जिससे यह एक झुलसाने वाली गर्मी का जाल बन जाती है। सूरज निकलने और हवा न चलने पर तापमान दिन में करीब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। कुंभू की कठिन चढ़ाई से पहले ही थक गए हैं, अब आप गंभीर निर्जलीकरण के खतरे में हैं। और जब ये लगातार बनी रहने वाली ऊंचाई की बीमारी के साथ मिल जाती है, तो ये गर्मी आपको कगार पर पहुंचा सकती है, कभी कभी घातक परिणामों के साथ।
पश्चिमी कूम से गुजरते हुए आप लगभग 19,900 फीट की ऊंचाई पर कैंप 1 के स्थान पर पहुंचेंगे। यह स्थान अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर्वतारोही आराम करते हैं, पानी पीते हैं और यात्रा के अगले चरण के लिए खुद को तैयार करते हैं। हालांकि कैंप 1 पर उतने हादसे नहीं होते जितने पहाड़ के कुछ ऊंचे या नीचे इलाकों में होते हैं, लेकिन आगे की चढ़ाई कितनी थका देने वाली होगी इसे कम आंकना आसान है और कई बार लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से पर्वतारोहियों को यह सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक पूरी रात कैंप 1 में बिताएं, ताकि उनका शरीर ठीक से अनुकूलित हो सके और फिर आगे बढ़ें। ये इलाका एवरेस्ट और नुब्से से आने वाले हिमस्खलन के रास्ते में है, जिनसे हिमस्खलन सीधे बेस कैंप तक आ सकता है। पश्चिमी कूम में गर्मी में बर्फ पिघल सकती है, जिससे बर्फ के पुल या संरचनाएं अस्थिर होकर पैरों के नीचे गिर सकती हैं। कैंप 1 के पास विशाल दरारें अचानक खुल सकती हैं, जिससे सामान या पर्वतारोही उसमें गिर सकते हैं और छिपे खतरे दिख नहीं सकते। कैंप 1 की मुख्य चुनौती उसकी स्थिति है। अगर कोई पर्वतारोही बीमार पड़ जाता है या उसे तुरंत मदद की जरूरत होती है, तो बेस कैंप लौटना कोई आसान या तेज विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको वापस खुम्बू आइसफॉल को पार करना पड़ता है। कई पर्वतारोही जो ठीक होने के लिए रुकते हैं, वे शुरुआती आराम के लिए कैंप 1 में ही रहते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर ही सहायता के साथ जोखिम भरा बेस कैंप की ओर उतरते हैं। कैंप 1 से आप पश्चिमी कूम के रास्ते कैंप 2 तक जाएंगे, जो लगभग 21,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे एडवांस्ड बेस कैंप कहते हैं, क्योंकि ये पर्वत के कठिन हिस्सों से पहले मुख्य लॉजिस्टिक केंद्र होता है। यहां का इलाका ज्यादा तकनीकी नहीं है, लेकिन अपनी सतर्कता कम मत होने दें। यहीं से पहाड़ असली रूप दिखाता है। कैंप 2 के पास पहुंचने पर आप 18,000 फीट से ऊपर काफी समय बिता चुके होते हैं, जिससे फेफड़ों और दिमाग में सूजन का खतरा बढ़ जाता है। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा या हेप एक जानलेवा स्थिति है, जिसमें फेफड़ों में तरल जमा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण बाधित होता है और तेज सांस फूलना, थकान और सीने में जकड़न महसूस होती है। 18,000 फीट से ऊपर लंबे समय तक रहने पर पर्वतारोही में हेप के लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे वे आराम की स्थिति में भी सांस के लिए तरसते हैं। इसी तरह हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा में दिमाग के चारों ओर तरल जमा हो जाता है। यह आपके दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जिससे भ्रम, सिरदर्द, चक्कर आना और समन्वय में गंभीर गिरावट आ सकती है। अगर आप जल्दी नीचे नहीं उतरते हैं, तो HACE गंभीर मतिभ्रम, बेहोशी या इससे भी बुरा मौत का कारण बन सकता है। सीधे कहें तो हेस की शुरुआत का मुख्य संकेत है जब आपकी वास्तविकता पर पकड़ कमजोर हो जाती है। यही हुआ ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही लिंकलन हॉल के साथ, जिन्हें 25 मई 2006 को शिखर से नीचे उतरते समय उच्च ऊंचाई पर मस्तिष्क में सूजन हेस हो गई थी। 28,212 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर लिंकलन को लक्षण महसूस होने लगे और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने दिशा का एहसास खो दिया और वे ज्यादा जिद्दी और भ्रमित होते गए, अपने चारों ओर मौजूद शेरपा गाइड्स पर और ज्यादा निर्भर होने लगे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनकी मदद करने की क्षमता सीमित थी और आखिरकार उन्हें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी, जिससे वे उन्हें पीछे छोड़कर पहाड़ पर अकेला छोड़ गए। उन्हें मृत घोषित किया गया और ये दिल दहला देने वाली खबर उनके परिवार व दोस्तों को दी गई। वे टूट गए और हैरान रह गए। जैसे ही वे खबर समझकर शोक मना रहे थे, उन्हें फोन आया। एक अमेरिकी पर्वतारोही डैनियल ली माजूर, जो पर्वतारोहियों के एक अन्य समूह का नेतृत्व कर रहे थे, ने उसे छोड़े जाने के लगभग 12 घंटे बाद जीवित पाया। उस समय तक वह गहरी मतिभ्रम की स्थिति में था और उसे यकीन हो गया था कि वह पहाड़ पर फंसा होने के बजाय किसी नाव पर सवार है। एक बार उसने बचाव दल के सदस्य का रेडियो ले लिया और अपनी बचाव प्रक्रिया समन्वय करने लगा, जबकि उसे पता ही नहीं था कि मिशन उसी के लिए है। एक इंटरव्यू में डैनियल ने बचाव अभियान में लिंकन के अजीब व्यवहार की हैरान करने वाली बातें बताईं। ये मतिभ्रम पर्वतारोहियों को यह विश्वास दिला सकते हैं
कि वे शिखर तक पहुंच और सुरक्षित लौट सकते हैं, जबकि उनकी हालत ठीक नहीं होती। इसका मतलब है एवरेस्ट पर अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं कि आप सच में ठीक हों। यह सिर्फ आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा हो सकता है, जो आपको झूठी सुरक्षा का एहसास दिला रहा है और आपको मौत के जाल के और करीब ले जा रहा है। इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पर्वतारोही अपनी चढ़ाई की गति पर बहुत बारीकी से नजर रखें। अगर आप हर 330 फीट के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे की दर से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप धीमे हैं, तो ये आपके शरीर में गड़बड़ी का संकेत है और पहाड़ तक सुरक्षित पहुंचने और लौटने की संभावना कम हो जाती है, भले ही अभी कोई लक्षण ना दिखें। शिखर दिखने पर पर्वतारोही अक्सर इस अहम सलाह को अनदेखा कर देते हैं। एवरेस्ट पर कैंप 2 से कैंप 3 तक की यात्रा सबसे खतरनाक हिस्सों में है। इन दोनों कैंपों के बीच आपको 3690 फीट ऊंची ग्लेशियल नीली बर्फ की दीवार का सामना करना पड़ेगा, जिसे लोत्से फेस कहा जाता है। इस विशाल बाधा का नाम दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से के नाम पर पड़ा है, जो एवरेस्ट के पास है। एवरेस्ट और लोत्से पर चढ़ने वाले पर्वतारोही खुम्बू आइसफॉल से होकर एक ही रास्ते से पश्चिमी कूम पहुंचते हैं और फिर बर्फीली दीवार पार करते हैं। जैसे ही आप लोत्से फेस के ऊपर कैंप 3 पर पहुंचते हैं, एवरेस्ट की ओर जाने वाले पर्वतारोही बाएं मुड़कर साउथ कोल की तरफ बढ़ते हैं, जबकि लोत्से पर चढ़ाई करने वाले सीधे लोत्से फेस पर ऊपर चढ़ते रहते हैं। एक अलग रास्ता पकड़ते हैं जो लोत्से कुलवा और अंततः शिखर की ओर जाता है। हालांकि लोत्से फेस की नुकीली दीवार पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। इसकी खड़ी चढ़ाई कभी-कभी 40 से 50 डिग्री के खतरनाक कोण पर होती है और कहीं-कहीं तो डरावने 80 डिग्री के उभार भी आ जाते हैं। ऊंचाई पर काम करने वाले शेरपा और अग्रणी पर्वतारोही यहां फिक्स्ड रस्सियां लगाते हैं, लेकिन आपको पैर जमाने और अपने असेंडर से खुद को ऊपर खींचने की ठोस लय बनानी होती है। यह काम उन कुलियों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है जो भारी सामान ढो रहे होते हैं। एक छोटी सी चूक और आप खुद को नीचे कठोर बर्फ में मीलों दूर गिरते हुए पा सकते हैं। शेरपा इन खतरों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और इन्हें संभालने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। हालांकि अगर एवरेस्ट ने आपको नीचे गिराने की ठान ली, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनुभवी हैं। 19 मई 2016 को 25 वर्षीय हाई एल्टीट्यूड पोर्टर अंग फरबा शेरपा अरुण ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशंस की 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जो भारतीय सैनिकों के लिए लोत्से पर्वत चोटी पर अभियान पर थी। अंग 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके थे, इसलिए उन्हें काम अच्छी तरह आता था। जब वे उस दीवार के नीचे पहुंचे, तो अंग, जो सबसे वरिष्ठ थे, विशाल बर्फ की दीवार पर चढ़ गए और बाकी टीम के लिए रस्सियां सेट करने लगे ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। एक बार जब वे उसे पार कर लेते, तो उन्हें लोत्से पीक की ओर मुड़ना था ताकि वे शिखर पर चढ़ाई का प्रयास कर सकें। लेकिन जब वो एक खतरनाक किनारे पर लटक रहे थे और अपना काम पूरा कर रहे थे, तो वो फिसल गए और लगभग 2 मील सीधा नीचे गिर गए और कैंप 2 पर आकर गिरे। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह की मौत का सामना करना पड़ा होगा। शायद उन्हें कई जगह हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ और कौन जानता है और क्या-क्या हुआ होगा। बाद में बचाव दल ने हेलीकॉप्टरों की मदद से उनका शव निकाला। अगर आप लोत्से फेस पार कर लेते हैं और एवरेस्ट के कैंप 3 तक पहुंच जाते हैं, तो आप खुद को 23,625 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर पाएंगे, जहां आपके जीवित रहने की संभावना डरावने स्तर तक गिर जाती है। आपका अगला गंतव्य इससे 2,400 फीट और ऊपर है, लेकिन इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर केवल 8.7% रह जाता है, जबकि समुद्र तल पर आप 21% ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की डेथ जोन ऐसी जगह है जहां इंसानी शरीर इन कठिन हालातों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकता। यह केवल संचित और अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भर रहता है। जैसे ही वो खत्म होती है, शरीर जल्दी बंद हो जाता है। यह फेफड़ों और मस्तिष्क में सूजन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अतिरिक्त ऑक्सीजन के बावजूद आप यहां 1-2 दिन ही रह सकते हैं, इसलिए समय सबसे कीमती है। कैंप 4 एवरेस्ट पर वह सबसे ऊंचा पड़ाव है जहां से पर्वतारोही शिखर की अंतिम चढ़ाई शुरू करते हैं।
इस खतरनाक मार्ग का शेष हिस्सा कैंप 4 से शिखर तक 3000 फीट तय करने में 9-18 घंटे लगते हैं, जो आपकी चढ़ाई की गति पर निर्भर करता है। इसके अलावा मौसम बहुत कठोर होता है और हवाएं लगातार चलती रहती हैं। तापमान -30 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाता है, सर्दियों में और ठंडा होता है। जेट स्ट्रीम हवाएं शिखर पर 50-100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, कभी-कभी 200 मील प्रति घंटे से भी तेज, जिससे बर्फीला तूफान जैसा लगता है। ये हालात मिनटों में बदल सकते हैं। अचानक सफेद धुंध छा जाती है और देखना या खड़ा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से एवरेस्ट पर होने वाली सभी मौतों में से कम 60% मौतें डेथ जोन में होती हैं। अत्यधिक परिस्थितियों के अलावा कई मौतों का कारण ये है कि पर्वतारोही कैंप 4 से चढ़ाई शुरू करते समय पहले ही अपनी हद पर पहुंच चुके होते हैं। कई लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते क्योंकि आराम की जगह नहीं होती और कठिन रास्ता उन्हें थका देता है। इसलिए वे चोटी चढ़ने से पहले ही अपनी सीमाएं पार कर लेते हैं। एवरेस्ट पर डेथ जोन कैंप 4 से लेकर चोटी तक फैला हुआ है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, आपकी पहला पड़ाव बालकनी है, जो 27,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह छोटा प्लेटफॉर्म थोड़ी देर राहत देता है और दक्षिण व पूर्व की चोटियों का शानदार नजारा खासकर सुबह दिखाता है। जैसे ही आप रिज पर ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपको कुछ शानदार चट्टानी सीढ़ियां मिलेंगी, जो आपको अपना रास्ता बदलकर पूर्व की ओर कमर तक गहरी बर्फ में जाने के लिए मजबूर कर देंगी। 28,700 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढका एक छोटा टेबल जैसा क्षेत्र है, जो दक्षिणी शिखर दर्शाता है। बर्फीली गुंबदनुमा चोटी को लोग माउंट एवरेस्ट का असली शिखर समझ लेते हैं, इसलिए इसे झूठा शिखर कहा जाता है। दक्षिणी शिखर पर पहुंचने के बाद आप सबसे ऊंचे बिंदु से 430 फीट दूर रहते हैं और आगे का रास्ता अधिक खतरनाक हो जाता है। दक्षिणी शिखर से आप छुरी की धार जैसी सकरी दक्षिण पूर्वी रिज, जिसे कॉर्निस ट्रेवर्स कहते हैं, पर चढ़ेंगे। यह बर्फ की परत के नीचे छुपी अनियमित चट्टानें चढ़ाई के सबसे खुले और जोखिम भरे हिस्सों में से एक बना देती हैं। बाएं तरफ एक गलत कदम आपको साउथवेस्ट फेस से 8,000 फीट नीचे गिरा सकता है, जबकि दाएं तरफ फिसलने पर आप कोंगशेंग फेस की ओर 10,000 फीट नीचे गिर सकते हैं। इसे निषिद्ध पक्ष कहते हैं, क्योंकि यहाँ इलाका कठिन है और कम पर्वतारोही इसी रास्ते जाते हैं। इस डरावने ट्रैवर्स के बाद आप एक भयानक उभार पाएंगे, जहां पहले हिलरी स्टेप था। यह कुख्यात चट्टानी दीवार 40 फीट ऊंची थी, लेकिन 2015 के नेपाल भूकंप ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे यह काफी क्षतिग्रस्त हो गई। आदर्श चढ़ाई की परिस्थितियों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि दक्षिण शिखर से हिलेरी स्टेप तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे और फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में और 20 मिनट लगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप 29,029 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है, और पूरा संसार आपके नीचे फैला हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए आपने 2 महीने से भी ज्यादा समय, अनगिनत कठिन दिन, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, खतरनाक और अनिश्चित रास्ते, हजारों डॉलर और सबसे बढ़कर मौत का लगातार डर झेला है। अभी इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप आखिरकार यहां पहुंच ही गए और ये पसीने की हर बूंद और हर संघर्ष के लायक लगता है। यही एहसास 42 वर्षीय स्विस पर्वतारोही अब्दुल वहीद वराइच को 12 मई 2021 को जरूर हुआ होगा। फिर हकीकत ने उन्हें झकझोर दिया। वो इस चोटी पर, जिसके लिए कड़ी मेहनत की थी, आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक सके। कठिन हालात और ऊंचाई की बीमारी के डर के अलावा इतनी ऊंचाई पर वो बर्फ से परावर्तित यूवी किरणों के संपर्क में थे, जो कभी भी बर्फ की चकाचौंध से होने वाला अंधापन का कारण बन सकती थीं। समुद्र तल से 29,000 फीट ऊपर नजर खोना मौत के समान है। हालात और भी खराब करने वाली बात यह थी कि यह खतरनाक सफर अभी आधा ही पूरा हुआ था। एवरेस्ट से उतरना चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक था। अब्दुल वहीद के ऑक्सीजन टैंक खत्म होने वाले थे, इसलिए वो जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक पहुंचने के लिए अब्दुल वहीद ने जितनी भी हिम्मत जुटाई थी, उसी के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से नीचे उतरना शुरू किया होगा। हालांकि चढ़ाई के दौरान अब्दुल वहीद को कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन नीचे उतरते समय थकावट के संकेत दिखने लगे
और इसका असर पड़ने लगा। अब्दुल वहीद दक्षिणी शिखर के पास पहुंचे तो उन्हें थकान और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। उसी समय साथियों ने आयोजन शिविर में रेडियो से संदेश भेजकर अब्दुल वहीद की हालत खराब होने की सूचना दी। आयोजन टीम तुरंत हरकत में आ गई और 2 शेरपा अतिरिक्त ऑक्सीजन और खाना लेकर भेजे। लेकिन जब तक दोनों अब्दुल के पास पहुंचे, वह तीव्र पर्वतीय बीमारी से बेहोश हो रहे थे। उसे होश में लाने की उनकी हताश कोशिशों के बावजूद मौत के इलाके की सच्चाई ने एक और जान ले ली। राहत दलों ने शव लाने से पहले 2 दिन मौसम साफ होने का इंतजार किया। कुल 10 विशेषज्ञ शेरपाओं ने मौत के इलाके में रास्ता बनाते हुए 20 दिन बाद उसके शव को सफलतापूर्वक कैंप 2 तक नीचे लाया, जहां से उसे हेलीकॉप्टर द्वारा काठमांडू भेजा गया। यह पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान था जहां शेरपाओं ने किसी शव को निकाला। आखिरकार उसने एवरेस्ट पर इतिहास तो रचा, पर वैसे नहीं जैसा सपना था। अब्दुल के अंतिम क्षण एक कड़ी याद दिलाते हैं कि चाहे आप एवरेस्ट को जीत भी लें, यह जानलेवा पर्वत तब भी आप पर पलटवार कर सकता है जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। हमारे लिए असली सवाल है कि क्या दुनिया की छत पर खड़े होने का गर्व उस छुपे खतरे से ज्यादा है जो एक कदम नीचे उतरते ही आ सकता है? अपने विचार कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।